इस पॉइंट पे इतना आरपीएम हो जाएगा या फिर इतना घूमने लग जाएगा कि 1 सेकंड में हमारे पास में यहाँ पे वॉयलेट भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, इंडिगो भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है। तो सारे कलर्स एक साथ में आएंगे आपके आंखों में तो क्या दिखेगा? सारे कलर सेपरेट दिख रहे थे, अभी तो वो तो नहीं दिख रहा है ना। देखो एकदम वाइटेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। देखो अभी तो और क्लियर दिखा होगा, है ना? कितना मस्त दिख रहा है ना। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज हमें लेक्चर 4 चालू करना है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके जिसमें हमने ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा था, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है? सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे जिससे हम देख रहे हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, वो किससे मिलके बनी होती है, उन स्ट्रक्चर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि उन स्ट्रक्चर्स में क्या क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और फिर हमने पढ़ा उन डिफेक्ट्स को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में। और फिर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करी इन सारी चीजों से रिलेटेड। फिर आज हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज कलरफुल वर्ल्ड। अब ये कलरफुल वर्ल्ड में क्या क्या होगा, क्या जैसे हम पहले क्या कर रहे थे, जिससे देख रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे जो देख रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रहेंगे। मैं इस लेक्चर में बहुत सारे रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशंस लेके आया हूँ। मैं आज मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत सारे रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशंस लेके आया हूँ मैं। हम प्रिज्म में रेनबो बना के देखेंगे, हम रियल लाइफ का रेनबो देखेंगे, मैं बना के बताऊंगा आपको, ऊपर छत पे जाके बनाएंगे वापस से, है ना। सो वो देखेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा न्यूटन्स डिस्क नाम की एक चीज होती है, वो भी बताऊंगा, उसका वो क्या होता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें हमें इस लेक्चर में देखनी है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आराम से देखना। ठीक है, सो बोरिंग तो नहीं बनाएंगे इसको, टेंशन मत लेना। ठीक है, सो अब दिवाली चली गई है ना। सो पिछले कुछ दिनों से बहुत लेक्चर्स में थोड़ी बहुत देरी हो गई थी। दिवाली का टाइम था ना, तो हॉस्टल से घर जाना पड़ता है, मतलब यहाँ पे दूसरी जगह रहता हूँ मैं, तो वहाँ से घर जाना पड़ता है, तो थोड़ा दिवाली का थोड़ा बहुत शिफ्ट आ गया था, है ना। सो अब से लेक्चर कंटिन्यूस आएंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम से हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सो ये सारी पंचायत तो दूर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर से, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। उससे पहले मैं बता दूं, ये रेड वाला रहेगा 10th क्लास के लिए और ब्लैक वाला रहेगा 9th क्लास के लिए। अब सर्दी आ रही तो मुझे ये लग रहा है कि मैं टी शर्ट्स कैसे पहनूंगा, मगर रेड वाला रहेगा 10th क्लास के लिए, और ब्लैक वाला रहेगा 9th क्लास के लिए। ठीक है, और पीछे इसके केकेएस मैथ्स क्लब लिखा हुआ है, तो उसका रीजन मैंने पिछली क्लास के 9th क्लास के लेक्चर 4 में बता दिया था। अगर किसी को इतना जानना है तो वो लेक्चर जाके देख सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें तो हम साइड में रखते हैं, हम चैप्टर चालू करते हैं, हमें पढ़ना है ना। सो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज, सबसे पहले मैं टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या पढ़ेंगे। हम प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, हमें कलरफुल वर्ड, हमें जो भी ये सारे कलर्स दिखते हैं ना, कलर क्या होते हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लाइट होती है ना। वो भी मैं आपको बताऊंगा, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ क्या होता है, ये सारी चीजें, ये सारा झोलमाल अभी सारा कुछ पोस्टमार्टम कर देंगे हम। ठीक है, सो ये सारी चीजें देखेंगे, और फिर हम देखेंगे रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये आपके कोर्स में है नहीं, खैर आगे वाला टॉपिक जो कि है न्यूटन्स डिस्क, वो भी मैं बताऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो, इसलिए, है ना। सो वो है। फिर हम पढ़ेंगे अपरेंट शिफ्ट, या फिर उसमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। फिर हम पढ़ेंगे एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। ठीक है, और इसके बाद में एक लेक्चर और आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि होगा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। उसके बाद में इसका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग लेक्चर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद में टॉपिक से रिलेटेड या फिर थियोरेटिकल लेक्चर एक और आना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, और अपना हमारा नया चैप्टर चालू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। उसमें तो बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट लेके आऊंगा मैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर से। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है ना। चलो कुर्सी की पेटी बांध लो, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11th, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई इन दी कलरफुल वर्ल्ड। अब वैसे तो जब मैं 8th में था ना, तो यहाँ पे जब हम 8th में थे तो हमें कुछ HTML वगैरह पढ़ाते थे,
तो उसमें क्या कलर की स्पेलिंग COLOR लिखी होती थी, तो मुझे आज तक कंफ्यूजन है कि एक्चुअल स्पेलिंग होती क्या है ना। सो बुक्स में तो खैर साइंस की बुक्स में तो COLOUR ही लिखी होती, तो मैं यहाँ पे COLOUR ही लिख रहा हूँ, है ना। कंप्यूटर्स में पता नहीं COLOR क्यों लिखते, पता नहीं, कोई पाइथन या वाला या फिर कोडिंग कोडर कोई हो तो बताना मुझे कि क्यों लिखते हैं ऐसा COLOR, है ना। सो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिज्म। अब ये प्रिज्म होता क्या है ना। प्रिज्म होता क्या है, हमारे पास में लाइट है, बहुत सारी लाइट है, बहुत सारे तरीके की लाइट है, हम कलर्स बोलते हैं कि बहुत सारी कलर ऑफ लाइट है हमारे पास में, तो उसका सेंस क्या है ना। अब कलर होते क्या है ना, कलर क्या होते हैं, वो कैमलिन के मिलते वो कलर होते हैं, है ना, या फिर फेबर कैसल के या फिर कोई सी भी कंपनी के कलर मिलते हैं वो कलर होते हैं क्या। कलर कुछ नहीं है, कलर हमारे पास में खाली एक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की फिक्स्ड लाइट है ना। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये सुनो कि हमारे पास में लाइट का नेचर क्या था, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि लाइट एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसके दो नेचर होते हैं, है ना, जिसके होते हैं हमारे पास में दो नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक होता है वेव नेचर। अब इस चैप्टर में हमारे पास में ये जो कलर डिस्कस होंगे उसके लिए हमें लेना पड़ेगा लाइट का वेव नेचर। पिछले चैप्टर में हमने पार्टिकल नेचर लिया था ना, इस चैप्टर में वेव नेचर लेना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वेव नेचर में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की टर्म आती है और इनका क्या इंपॉर्टेंस है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। कंफ्यूज नहीं हो रहा ना, आराम से सोचो। पिछले चैप्टर में हमारे पास में दो नेचर आए थे, लिया कौन सा था, पार्टिकल नेचर। क्यों, क्योंकि बहुत सारे बड़े स्केल पे बातें हो रही थी और बड़े स्केल पे ये वेव नेचर की कहानियां थोड़ी सी साइड में हो जाती है ना। और हमारे पास में इस चैप्टर में ये जो छोटे स्केल पे चीजें हो रही है, ऑल्दो हमें दिख बड़े स्केल पे रहा है, मगर ये जो कलर का कॉम्बिनेशन है या फिर ये जो सारे चीजें होती ना वो होती छोटे स्केल पे। जो कलर हम कलर वगैरह हमें दिखते हैं वो सारी चीजें छोटे स्केल पे होती है, इसलिए हमें वेव नेचर कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों नेचर भी कंसीडर कर सकते हैं मगर उसके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कौन सा अभी के लिए कौन सा नेचर कंसीडर करना पड़ेगा, वेव नेचर। ठीक है, सो वेव है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि लाइट जो है हमारे पास में वो है वेव, है ना। सो लाइट एक तरीके की वेव है, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब रेडिएशन था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि लाइट प्रोपोगेट करेगी वेव की फॉर्म में जिसका एक कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक और एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक। अभी के लिए मैं कंसीडर करता हूं कि अभी मतलब ऐसे तो नहीं, लाइट की मतलब प्रोपोगेशन तो प्रॉपर ऐसे होती है, एक ऐसे मैग्नेटिक कंपोनेंट चलता है और एक ऐसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट चलता है। ठीक है, अभी वो कंसीडर करने की जरूरत है नहीं हमें, अभी हम बच्चे हैं ना, तो अभी वो कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। तो खाली ये समझो कि एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है और एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, चलो मान लिया। कुल मिला के लाइट जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में ऐसे कुछ तरीके से ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारे पास में लाइट। चलो मान लिया, मैंने ये भी मान लिया, जो कि प्रोपोगेट करती है स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम में। ठीक है, उसकी लाइट की स्पीड जो होती है वो फिक्स होती है। अब अलग अलग मीडियम में हमारे पास में स्पीड अलग हो जाती है मगर उस मीडियम के लिए हमेशा कांस्टेंट रहती है ना। अलग हो सकती है मगर उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए हमेशा लाइट की स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। अलग हो सकती है, भले 2 × 10⁸ है अलग मीडियम में, तो उस मीडियम में हमेशा 2 × 10⁸ ही रहेगी। ठीक है, चलो ये तो मैंने मान लिया। तो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या कांस्टेंट है, स्पीड हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड हमेशा हमारे पास में कांस्टेंट है। अब पिछले साल आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साउंड में, या फिर साउंड वाले जो वेव्स वाला जो चैप्टर था 9th क्लास में, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ऐसा कुछ फॉर्मूला था, v = f × लैम्बडा। ठीक है, जिसमें v होता है स्पीड ऑफ वेव, ये होती है फ्रीक्वेंसी और ये होता है वेवलेंथ। अब इसका क्या मतलब है, हमने अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर भूल गए हो तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है। स्पीड ऑफ वेव मतलब कितनी स्पीड से ट्रैवल करी, स्पीड तो हमें पता ही है ना, कितनी जल्दी जा रही है वो, है ना, या फिर कितना धीरे जा रही है वो होगी हमारे पास में वेव की स्पीड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि
फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसा कुछ है कि यहाँ पे हमारे पास में वेव जा रही है, ठीक है। 1 सेकंड में इसने ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर ली, ठीक है। 1 सेकंड में इसने ऐसी कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर ली। मान लो 1 साइकिल मतलब यहाँ से स्टार्ट करी मान लो, तो वापस से इसको इसी पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। इतना टाइम लगा, तो मान लो इसको 0.5 सेकंड्स लगे इतना ट्रैवल करने में, तो वापस से 0.5 सेकंड में उतना ही ट्रैवल करेगी क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, 0.5 और 0.5, तो इसका टाइम कितना होगा 1 सेकंड। तो कितने साइकिल्स कंप्लीट किए, 1 और 2, तो 1 सेकंड में इसके साइकिल्स कितने हुए, 2, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 2। समझ में आया यहाँ तक। हमारे पास में फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे होती है, और वेवलेंथ मतलब ये जो एक साइकिल कंप्लीट हुई ना, यहां से यहां तक का ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। समझ में आया यहाँ तक। ये होता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेव का कॉन्सेप्ट। अब मान लो मेरे पास में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स्ड है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स्ड है, तो अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाया, अगर मैंने एक पर्टिकुलर वेव की फ्रीक्वेंसी को वेरी करवाया, तो उसके लिए मान लो इसको इंक्रीज करवाया मैंने, तो स्पीड ऑफ वेव भी इंक्रीज होगी, है ना। क्योंकि अभी तक वेवलेंथ में कुछ वेरी करवाया नहीं मैंने, मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो स्पीड ऑफ वेव भी बढ़नी चाहिए ना। तो ये तो बढ़ती है ही नहीं, ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहती। तो इसको कांस्टेंट करने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये बढ़ा तो इसको घटना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट रखने के लिए, है ना। एक से रिलेशन रखने के लिए अगर ये ऊपर जाता है तो इसको नीचे जाना पड़ता है ना। यहाँ पे हमारे पास में अगर ये कांस्टेंट है तो इसको अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, या फिर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ, या फिर जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और जितना ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। समझ में आया यहाँ तक। ये होता है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होता है। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता जाता है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने साइकिल्स एक एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, है ना। और वेवलेंथ मतलब एक साइकिल की ये जो लेंथ है वो कितनी है हमारे पास में, वो होती है वेवलेंथ। चलो मेरे को ये समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में स्फेरिकल सॉरी वेवलेंथ का और वेव का बेसिकली, ठीक है। अब मैं थोड़ी बहुत और चीजें बताता हूँ। कभी लारी पे आइसक्रीम खाने गए हो? वो पिकअप जैसे होते कुछ, तो उसमें लिखा होता है बादाम शेक, फिर वो कुछ तो नाम लिखा होता है उसके, जो भी उसकी लारी का नाम होता है या फिर उसकी ट्रक का नाम होता है ना। तो उस पे कभी कभी ब्लू लाइट आती है, कभी कभी रेड लाइट आती है, कभी कभी ग्रीन भी आती है, दूसरी बहुत सारी लाइट आती है, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके की लाइट आती है। अब ब्लू कलर ये क्या होते हैं वो भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। ये आपको एक चार्ट दिख रहा होगा आपको आपके स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो ये चार्ट क्या है, ये है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ये चार्ट है, ये है हमारे पास में। इसका मतलब क्या है कि इधर हमारे पास में वेरी कर रही है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, और उस हिसाब से हमने कैटेगराइज कर रखा है वेव्स को, ठीक है। यहां से यहां तक हमारे पास में ये जो वेव्स है उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है, तो हमारे पास में ये जो वेवलेंथ की कैटेगरीज है वो बन रही है। इससे इतनी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कुछ और नाम दिया, इधर से इधर जा रहे तो कुछ और नाम पर्टिकुलर पढ़ते जा रहे हैं ना। तो कुछ कुछ रेंज में हमारे पास में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, उस हिसाब से हमने कैटेगराइज कर रखा है। और बीच में हमारे पास में ये कुछ स्पेक्ट्रम बन रहा है जो कि है विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब ये जो विबग्योर है ना हमारे पास में, वो है ना। ये स्पेक्ट्रम बन रहा है जो कि है हमारे पास में विजिबल रीजन। विजिबल रीजन मतलब जो हम देख सकते हैं। इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के चार्ट में हमारे पास में ये एक पर्टिकुलर रीजन है लाइट का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो कि हमारी आई सेंस कर सकती है। बहुत सारे है ना, हमें सब तो नहीं दिखते, है ना। तो ये विजिबल रीजन है हमारे पास में जो हम देख सकते हैं, या फिर जो हमारी आईज सेंस कर सकती है ना। और ये कलर्स है हमारे पास में, इधर से इधर जा रहा है विबग्योर की फॉर्म में, है ना। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। ये है हमारे पास में इंक्रीजिंग ऑर्डर में विबग्योर, है ना। और इधर से इधर जब हम जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी होती है डिक्रीज,
और इधर से इधर जब हम जाते हैं तो और वेवलेंथ होती है इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही तो वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज करेगी, है ना। ये तो हमारे पास में कॉमन सेंस है, अभी बता दिया था, है ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, तो इधर से इधर जा रहे हो तो फ्रीक्वेंसी करेगी डिक्रीज और वेवलेंथ करेगी इंक्रीज। तो विबग्योर है हमारे पास में बेसिकली, ठीक है। उस पर तो हमें ध्यान देना नहीं है पूरे चार्ट पे, तो हमारे पास अभी तो क्या है, विबग्योर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इधर है राइट लेफ्ट में, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा है राइट में। चलो ये भी मेरे को समझ में आया। अब ध्यान से आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो बादाम शेक या फिर वो जो लिखा होता है ना, जब ब्लू लाइट आती है तो अजीब सा दिखता है, बहुत स्कैटर्ड स्कैटर्ड दिखता है ना, बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड स्कैटर्ड दिखता है। और जब रेड लाइट आती है तो एकदम क्लियर दिखता है, एकदम काम दिखता है, या फिर बहुत अच्छा दिखता है, मतलब मैं देख सकता हूँ, मेरे आई पे कोई स्ट्रेस नहीं आता है ना। ये मैंने ऑब्जर्व किया। चलो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, या फिर नहीं किया तो अभी सुन लो कि ऐसा कुछ होता है, ब्लू लाइट आती है तो बहुत स्कैटर्ड स्कैटर्ड अजीब सा दिखता है ना। सो हुआ क्या बेसिकली, क्योंकि इधर वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी और उधर वाली फ्रीक्वेंसी कम थी, है ना। ये सारा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का खेल है, ठीक है। अब मान लो मेरे पास में वो ब्लू या फिर ये जो रीजन है, मान लो मैंने ब्लूइश रीजन मान लिया, उसको मैंने मान लिया रेडिश रीजन, ठीक है। उधर वाला रेडिश और इधर वाला ब्लूइश, ये सारे मिलके ब्लूइश कलर बनाएंगे या फिर ब्लूइश रीजन होगा, है ना। और ये वाला रेडिश रीजन होगा, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई जो कि है मान लो ब्लूइश कलर की, है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, 1 सेकेंड में इसकी साइकिल ज्यादा होंगे। और इधर मैंने मान लो रेड वाली बनाई तो इसके 1 सेकेंड में साइकिल्स कम होंगे, बट इसके कंपैरिजन में, है ना, इसके ज्यादा है और इसके कम है। तो ये जल्दी 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 एक एक सेकंड में इतना 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 ऐसे ऐसे हो रही है ना। और ये 1 सेकंड में थोड़ा कम हो रही है, धीरे धीरे एकदम आराम से, है ना। और ये जल्दी 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 ऐसे 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 वाइब्रेट हो रही है ना। तो इसको ज्यादा स्कैटर होने में आसानी होगी या फिर इसको ज्यादा स्कैटर होने में आसानी होगी? वैसे ये तो वैसे ही ऐसे 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 हो रही है ना, तो जल्दी जल्दी स्कैटर हो जाएगी। और ये थोड़ा कम धीरे धीरे आराम से हो रही है ना, तो इसको स्कैटर होने में मुश्किल होगी या फिर स्कैटर कम होगी, ये ज्यादा स्कैटर होगी। और एक रीजन सुनो, इसकी वेवलेंथ कम है और उसकी वेवलेंथ ज्यादा है। ये देखो इधर से इधर वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो रेडिश वाले रीजन की वेवलेंथ ज्यादा है और ब्लूइश वाले रीजन की वेवलेंथ कम है। मान लो इसकी वेवलेंथ है इतनी, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ है इतनी, ठीक है। चलो ये तो मैंने मान लिया कि वेवलेंथ इसकी है इतनी और उसकी है इतनी, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और उसकी वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब वो थोड़ा बड़ा इंसान दिख रहा है ना, वो थोड़ा बड़ा हो गया, और ये थोड़ा छोटा हो गया। इसकी वेवलेंथ कम है तो ये छोटा हो गया और वो बड़ा हो गया, ठीक है। बड़े इंसान को डिस्प्लेस करना या फिर स्कैटर करना बहुत मुश्किल होता है ना, और ये छोटा इंसान है तो इसको एक थप्पड़ मारोगे तो स्कैटर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला रीजन या फिर ये ब्लूइश रीजन हम ज्यादा स्कैटर होगा क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। इसको दोनों एडवांटेज मिल गए, और इसमें भी दोनों एडवांटेज मिले इसको कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी और फ्रीक्वेंसी इसकी कम थी, तो ये कम स्कैटर हुआ, ठीक है। इसलिए इसलिए हमारे पास में जो रेडिश लाइट होती है वो थोड़ी काम दिखती है या फिर थोड़ी स्कैटर्ड कम दिखती है, ठीक है। आगे हम जब इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे इस पूरे यूनिवर्स में या फिर सॉरी अर्थ में, तो मैं आपको रीजन बताऊंगा या फिर यही सेम रीजन होगा हमारे पास में उस वाले कॉन्सेप्ट में या फिर उन वाले जो टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि ब्लूइश रीजन में ऐसा क्यों होता है और रेडिश रीजन में ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, या फिर जो कि आज का मेन टॉपिक है या फिर स्टार्टिंग टॉपिक से इतनी रामायण क्यों करी, ये समझाने के लिए। जो अगला टॉपिक है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब मुझे नहीं लगता हमारे पास में वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आज के टॉपिक्स में हो पाएगा। आज हम पढ़ेंगे केवल प्रिज्म और रेनबो फॉर्मेशन, देखते हैं हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है ना। सो आपके लिए अच्छा है। यहाँ तक मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी कम है तो स्कैटरिंग कम होगी। वेवलेंथ का भी यही कॉन्सेप्ट है ना, अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग कम होगी। चलो मैं यहाँ तक मुझे समझ में आया। इसका मैं अभी रीज़न ये सारा एक्सप्लेनेशन क्यों किया आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, ठीक है। चलो, रिफ्रैक्शन थ्रू
अ ग्लास प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज, हमने पढ़ा है रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन ग्लास स्लैब, है ना, ये सारी चीजें हमने, या फिर ये सारे रिफ्रैक्शन पढ़े हैं हमने, ठीक है, ये सारे रिफ्रैक्शन पढ़े। अब हमारे पास में ऐसा और कंपोनेंट आता है, फिर ऐसा एक और ग्लास का स्ट्रक्चर आता है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है या फिर इस टॉपिक में पढ़ना है। प्रिज्म क्या होता है? कुछ नहीं है, एक एक्सटेंडेड या फिर ट्राइंगल है, उसको खींच लिया है पीछे से, है ना, उसकी पूंछ खींच ली है, ये होता है हमारे पास में, ऐसा कुछ होता है प्रिज्म, है ना, ऐसा कुछ होता है प्रिज्म। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कुछ होता है प्रिज्म। अब यहाँ से तो आपको ऐसा ट्राइंगल दिख रहा होगा, मगर ऐसा 3D स्ट्रक्चर, ये पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड हो रखा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारे पास में प्रिज्म, ठीक है। अब जब इधर से लाइट आती है इसके ऊपर, तो वो बेंड हो जाती है अंदर और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वैसे कुछ लाइट का पाथ होता है, ठीक है, वैसा कुछ लाइट का पाथ होता है। अब वो पाथ ऐसा ही क्यों होता है वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। इस क्लास में मैंने आपको वैसा पाथ स्फेरिकल लेंसेज में क्यों होता है मैंने बता दिया था, मगर इस साल में प्रिज्मों के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, है ना। स्फेरिकल लेंसेज का तो चलो आसान था तो मैंने बता दिया, इसका भी थोड़ा बहुत आसान ही है, मगर मैं आपको 12th क्लास में आराम से बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में प्रिज्म का सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे तो ऐसा कुछ 2D स्ट्रक्चर ही बना सकता हूँ ना, मैंने आपको 3D दिखा के बता दिया है ना। अब यहाँ पे मेरे पास में प्रिज्म है और जब लाइट इसके ऊपर कुछ ऐसे आती है, वैसे भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, मगर ये स्टैंडर्ड हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है। लाइट जब ऐसे आती है तो वो क्या होती है, ऐसे चली जाती है, ठीक है, ऐसे चली जाती है और वापस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में कुछ ऐसे चली जाती है, जैसे यहाँ पे आई थी वैसे ही वहां पे चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक मुझे समझ में आया। अब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये यहाँ के पैरेलल है इसलिए मैंने इसको ऐसे एंगल पे डाला, अगर मैं ऐसे डालता तो और बेंड हो जाती, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर था इसलिए मैंने, या फिर बुक्स में भी ऐसा दिया होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक मेरे पास में समझ में आई चीज है। अब ऐसे तो छोड़ नहीं सकते इसको, है ना, बहुत सारे मतलब इसके नामकरण करने पड़ते हैं या फिर इसको मेकअप करना पड़ता है ना। कैसा कैसा मेकअप, नॉर्मल बनाना, ये सारे एरो को शो करना कि एरो का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या नाम है इन रेस का, है ना। तो वो सारे रामायण या फिर नामकरण इसमें भी करने पड़ते हैं, जैसे हमने ग्लास स्लैब या फिर स्फेरिकल लेंसेज में किए थे, है ना। इसमें क्या होता था, लाइट ऐसे आती थी, याद है, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये एंगल आई, सॉरी ये एंगल आर और ये एंगल आई, ठीक है, ऐसा कुछ होता था, है ना। इसमें भी कुछ ऐसा ही है मगर थोड़ा सा कुछ अलग है ना। अब नॉर्मल इधर में बनाता था ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, इधर भी सरफेस ऐसी है तो परपेंडिकुलर तो सरफेस की बनता है ना, भले कैसी भी सरफेस हो, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना और नॉर्मल से इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती थी उसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलता था, तो इसमें भी यही है ना। क्या गिरा भैया, तो एंगल आई, ठीक है, एंगल आई है हमारे पास में। अब यहाँ पे इसको मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे, कुछ घिरा है लगता है, चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। ये इंसिडेंट रे और ये हमारे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आगे होता है हमारे पास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारे पास में वापस से नॉर्मल। उधर भी ऐसे स्ट्रक्चर तो वैसे ही था मगर वो थोड़ा पैरेलल था तो हमने हमारे पास में वहाँ पे सिमेट्री मिल गई, यहाँ पे कुछ ऐसी सिमेट्री बैठेगी, है ना। इसको हम बोलते हैं आर, ये भी होता है आर, और ये होता है हमारे पास में एंगल ऑफ इमर्जेंस, उसको भी हमने एंगल ऑफ इमरजेंसी बोला था, है ना। सो ये होता है हमारे पास में एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे और इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ठीक है। और अगर ये प्रिज्म ना होता, चलो थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट कैसे जा रही थी, ऐसे ही जा रही थी, है ना, ऐसे ही जा रही थी। चलो ये तो मैंने मान लिया, यहां तक मुझे समझ में आया, ऐसे ही जा रही थी, मगर प्रिज्म आने के बाद में कैसी हो गई, ऐसी हो गई, मतलब कि कुछ ऐसा हो गया, तो इसके पाथ में डेविएशन कितना आया, इतना, ये मुंह खुल रहा है ना, इतना मुंह खुल रहा है,
तो ये होता है हमारे पास में एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं या फिर कुछ ऐसा साइन भी होता है, ठीक है, ऐसा कुछ साइन होता है ना, ऐसा साइन होता है या फिर डी से भी डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आया। अब देखो ध्यान से, ये होता है हमारे पास में एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये होता है हमारे पास में एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो पूरा टॉपिक बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ठीक है, सो ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम ए से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ए एंगल पहले आ रहा है तो उसका ए है ना, तो ये तो नॉर्मल कॉमन सेंस है। एंगल ऑफ प्रिज्म मतलब जिस एंगल से ये प्रिज्म बना होता है ना। अब ये तो इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, इधर इसकी ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड, आपस में सारी साइड इक्वल है, तो एंगल भी इक्वल होगा 60 डिग्री वाला, है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एंगल कितना होता है, 60 डिग्री ना। तो ये होता है हमारे पास में 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म इस पर्टिकुलर प्रिज्म के लिए, है ना। सो ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है जिस एंगल से ये प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है। या फिर इसके कॉर्नर का एंगल कितना होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो यहां तक मुझे समझ में आया। तो लाइट अगर आई तो वो डेविएट हुई, ठीक है, लाइट अगर आई तो वो डेविएट हुई, चलो मैंने मान लिया। यहां तक मुझे समझ में आया कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है ग्लास प्रिज्म में। अगर पूछा गया ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन बताओ कैसे होता है, तो ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ डायग्राम बनाना है। अगर आगे एक और डायग्राम बनाऊंगा, वो वाला डायग्राम नहीं बनाना है, वो हम बोलेंगे वो अलग टॉपिक बनेगा हमारे पास में, जो कि होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है, वो होगा। समझ में आया, ये है हमारे पास में रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, वो अलग टॉपिक है। अगले टॉपिक में अभी हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे होगा। यहां तक समझ में आया कि ग्लास प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट ऐसे जाती है, ऐसे बेंड हो जाती है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया, आगे चलते हैं। अब हुआ क्या कि न्यूटन जो थे, न्यूटन जी बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने इतनी सारी चीजें दी, तो इसमें भी क्यों पीछे रहते, है ना। सो उन्होंने इसमें भी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने क्या किया, हमारे पास में जो सनलाइट होती है या फिर बेसिकली व्हाइट लाइट जो होती है, व्हाइट लाइट जो होती है, उन्होंने उसको प्रिज्म से पास करवाया, ठीक है, उन्होंने उसको प्रिज्म से पास कराया। तो उन्होंने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया कि प्रिज्म के बाद या फिर प्रिज्म से रिफ्रैक्शन के बाद में उनको कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। उनको कुछ ऐसा रेनबो स्ट्रक्चर दिख रहा है, रेनबो में ऐसे ही दिखता है ना हमें, तो उनको कुछ ऐसा विबग्योर, पूरे सारे 7 कलर्स जो होते हैं हमारे पास में, जो सारे विजिबल रीजन में आते हैं, वो उन्हें दिख रहे थे जब उन्होंने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाया, ठीक है। प्रिज्म से पास कराया तो उन्होंने उनको कौन से कलर्स मिले, ये सारे कलर्स मिले। चलो यहाँ तक मुझे समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से प्रिज्म बनाऊं, टॉपिक क्या है वो देखो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट या फिर व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्जन कुछ नहीं है, हमारे पास में व्हाइट लाइट जो थी ना वो सेपरेट हो गई। अब व्हाइट लाइट कैसे सेपरेट हुई, क्या क्या चीजें थी वो जो सेपरेट हुई इसमें, वो देखते हैं हम, ठीक है। वापस से मैं प्रिज्म बनाता हूँ, ये रहा हमारे पास में प्रिज्म, ठीक है, ये रहा हमारे पास में प्रिज्म। अब वो एंगल ऑफ प्रिज्म, वो सारी चीजें अभी हम नहीं बना रहे। अभी मैंने डाली इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट, अभी मैंने इसके ऊपर एक व्हाइट लाइट डाली, ठीक है, व्हाइट लाइट डाली। न्यूटन जी ने ये ऑब्जर्व किया कि जाना कैसे चाह रही थी, ऐसे, और वो बेंड तो हुई, बेंड तो अभी भी हुई, 1 2 3 4 5 6 और 7, मगर कुछ ऐसे बेंड हुई,
मगर कुछ ऐसे बेंड हुई। और ये क्या है, ये तीर तीर या फिर इतने सारे एरोस क्या है, वो देखो, ये है विबग्योर। ऐसे कुछ बेंड हुई, मतलब कि ये वाली जो लाइट आ रही वो ये वॉयलेट की थी, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ये ऑरेंज और ये रेड, ऐसे कुछ बेंडिंग हुई लाइट की। भैया व्हाइट लाइट जो थी, व्हाइट लाइट आ रही थी इधर से, तो ये तो कलर दिए ही नहीं थे भाई, है ना, ये कलर तो दिए ही नहीं, ये कलर आए कहां से, है ना, और कुछ सोर्स ही नहीं था लाइट का, तो ये कलर कहां से आए, इसी से ही आए होंगे ना। तो उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया, या फिर ये चीज निकाली, या फिर ये थ्योरी निकाली कि व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल द 7 कलर्स, या फिर ये जो 7 कलर्स अगर मिक्स हो गए वो बनाते हैं व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट बनाते हैं हमारे पास में ये सारे कलर्स मिलके। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विबग्योर है वो किससे मिलके बना है, व्हाइट लाइट से। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ कैसे, व्हाइट लाइट ऐसे ही जा रही थी भाई, ऐसे सेम सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट कर देते या फिर सेम सेम एंगल पे डेविएट कर देते, तो ये इतना स्प्लिटिंग तो होता ही नहीं ना, इतना स्प्लिटिंग ही नहीं होता तो पता कैसे चलता। अब पता कैसे चला वो देखो, है ना, लाइट इसकी रेड की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ थी, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ थी। हमने ये देखा है कि वॉयलेट नीचे जैसे जाओगे इधर, मतलब विबग्योर से, विबग्योर मतलब वी से आर की तरफ जाओगे तो वेवलेंथ करेगी इंक्रीज और फ्रीक्वेंसी करेगी डिक्रीज, ये इधर। और जैसे जैसे नीचे आओगे मतलब आर से आप वी पे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी करेगी डिक्रीज, और सॉरी, फ्रीक्वेंसी करेगी इंक्रीज और वेवलेंथ करेगी डिक्रीज। यहां तक मुझे समझ में आया। ठीक है, यहां तक मुझे समझ में आया। तो रेड वाला जो रीजन है या फिर ऊपर वाला जो रीजन है उसकी जो वेवलेंथ है वो बढ़ी हुई है और फ्रीक्वेंसी है कम, मतलब वो ज्यादा मोटा तगड़ा आदमी है और वो आराम आराम से चल रहा है, और ये जो है वो पतला, एकदम पतला सा आदमी को जल्दी जल्दी चल रहा है ना। सो ये क्या है, ये थप्पड़ मारने वाली मशीन है ना, प्रिज्म जो है वो है थप्पड़ मारने वाली मशीन। इसने व्हाइट लाइट में, चलो मान लिया अभी तक तो ये समझ में आया कि विबग्योर है, सारे कलर है 7 कलर, सबको थप्पड़ मारना है ना, सबको थप्पड़ मारना है, सबको थप्पड़ मार के डेविएट करना है। तो उसने रेड को भी मारा, ऑरेंज को भी मारा, येलो को भी मारा, ग्रीन को भी मारा, ब्लू को भी मारा, इंडिगो को भी मारा और वॉयलेट को भी मारा। ठीक है, सारे कलर्स को थप्पड़ मारा, मगर ये तो थोड़ा मोटा था, है ना, तो वो कम डेविएट हुआ। और जैसे जैसे नीचे जा रहा था मोटापा कम हो रहा था और जल्दी जल्दी भाग रहा था या फिर स्कैटर जल्दी जल्दी हो रहा था, है ना। तो ये वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, वेवलेंथ कम थी, पतला दुबला आदमी बहुत ऐसे ऐसे चल रहा है ना। तो इसको जब थप्पड़ मारा तो ये ज्यादा डेविएट हुआ, है ना, एक थप्पड़ मारा चला गया आगे डेविएट होने, है ना। और ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम थी और वेवलेंथ ज्यादा थी, मोटा तगड़ा आदमी था और धीरे धीरे चल रहा था, तो ये कम डेविएट हुआ। यहाँ तक इसलिए समझ में आया कि ये क्यों हुआ डेविएशन ऐसा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे डिपेंड हुआ, स्पीड ऑफ लाइट पे नहीं। स्पीड ऑफ लाइट तो हमेशा कांस्टेंट थी, यहाँ पे आई तब भी कांस्टेंट थी, भले ही अलग थी, है ना, भले ही अलग थी मगर थी तो कांस्टेंट। यहाँ पे 3 × 10⁸ यहाँ पे कुछ और हो गई मान लो, है ना, 2 × 10⁸ हो गई। तो यहाँ इस वाले मीडियम के लिए तो 2 × 10⁸ ही है ना इन सारों के लिए, और यहाँ पे वापस 3 × 10⁸, तो सबके लिए वापस 3 × 10⁸। तो स्पीड तो कांस्टेंट है मगर वैरी क्या क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, सो यहां तक मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं व्हाइट लाइट को स्प्लिट करना चाहूँ तो प्रिज्म की वजह मदद से कर सकता हूँ, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो प्रिज्म है हमारे पास में, व्हाइट लाइट भी हम ले आएंगे, तो देरी किस बात की, करके देख लेते हैं, है ना, करते हैं। ठीक है, जब तक करेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, है ना। चलो ट्राई करते हैं। ये हमारे पास में है। अब मैंने को वाइट लेजर ढूंढनी थी या फिर वाइट लेजर चाहिए थी मुझे, तो वाइट लेजर तो मिलती नहीं है कहीं पे, है ना, तो मैंने फ्लैश लाइट के आगे ये लेजर लाइट का ही लगा दिया, है ना, दिख रहा होगा आपको ये, है ना। तो लेजर लाइट का ये आगे का होता है वही लगा दिया, इतना कुछ खास है नहीं, या फिर लेजर लाइट जैसा तो नहीं है, मगर आपको दिख जाएगा। ठीक है, या फिर मैं आपको दिखा दूंगा। तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। इसका शायद आईएसओ बहुत कम है तो मुझे, अब दिखा ना, तो ऐसा कुछ बना ना,
यहाँ से व्हाइट लाइट जा रही है और वहां पे जाके हमारे पास में कुछ ऐसा सारे कलर्स मिल रहे हैं, है ना। और तो कोई सोर्स ही नहीं है लाइट का, तो कहाँ से आया कलर्स, इसी व्हाइट लाइट से आया ना। देखो अभी तो और क्लियर दिखा होगा, है ना, कितना मस्त दिख रहा है ना। चलो समझ में आया यहाँ तक। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास में जब, अब आपको शायद थोड़ा सा आईएसओ का प्रॉब्लम होगा, अभी मैं सेट कर देता हूँ। बहुत ही ब्राइट दिख रहा होगा ना, चलो अभी कर देते हैं सेट। समझ में आया यहाँ तक, यहाँ पे कैसा बना था, एकदम विबग्योर, है ना, सारे कलर्स दिखे थे हमें, रंगीन रंगीन दुनिया, है ना। अभी शांत रहो, अभी बहुत सारा दिखाना बाकी है, अभी मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना, यहाँ तक समझ में आया कि कैसे बना, या फिर व्हाइट लाइट से कैसे स्प्लिट होता है, या फिर व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है, जो हमें व्हाइट दिखता है वो सारी चीजें, या फिर व्हाइट कलर नहीं है, वो सारे कलर्स हमारी आंखों में जा रहे हैं, वो मिलके व्हाइट कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये रेड दिख रहा है ना, रेड दिख रहा है तो इस पे सारे कलर्स तो पड़ रहे हैं, मगर ये रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है और आपकी आंखों में रेड आ रहा है ना, और आपकी आंखें रेड सेंस कर रही है ना। ये रेड क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये रेड रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर रहा है ना। और अगर कोई व्हाइट टी शर्ट है या फिर व्हाइट चीज है, ये व्हाइट है, तो व्हाइट क्यों दिख रहा है, ये सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी तरफ, है ना। तो ये सारे कलर्स रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो सारे कलर्स एक साथ कॉम्बिनेशन में क्या मिलके बना रहे हैं, व्हाइट कलर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि कैसा होता है व्हाइट कलर या फिर व्हाइट लाइट, आगे कैसे बनती है या फिर आगे कैसे स्प्लिट होती है। चलो यहाँ तक तो मुझे समझ में आया। एक और चीज है छोटी सी इस प्रिज्म से रिलेटेड, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास में व्हाइट लाइट अगर स्प्लिट हुई विबग्योर में, तो मैं क्या विबग्योर को व्हाइट लाइट में वापस कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी प्रिज्म पे कुछ एंगल पे ऐसे ही कुछ डालू या फिर ऐसे कुछ कलर्स डालू ये सारे, तो क्या ये व्हाइट लाइट मिलके बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देखते हैं। अब उसके लिए मेरे को सारे कलर्स चाहिए होंगे विबग्योर, है ना, सारे कलर्स चाहिए होंगे, वो कहाँ से लो भाई, यहाँ पे आ रहे हैं ना, इसी को यूज कर लो, है ना। अब एक तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, है ना, एक तो मैं ऐसा बना सकता हूँ, और एक मेरे पास में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि मेरे पास में व्हाइट लाइट से विबग्योर बन रहा था ऐसे वाले स्ट्रक्चर से, सीधे वाले स्ट्रक्चर से, तो अगर मुझे ऐसा उल्टा करना है, विबग्योर को व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करना है, तो भाई इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा ना, है ना। तो अगर मेरे को इसको उल्टा करना पड़ा ऐसे, तो मैं इसको उल्टा करूंगा कुछ इस तरीके से, और ये यहाँ पे सारी लाइटें जाएगी और कन्वर्ज होके व्हाइट लाइट बना देगी। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम एक चीज़ ऑब्जर्व करी, या फिर एक छोटा सा लूप होल ऑब्जर्व किया, जो मुझे ऐसा सोचने में मजबूर कर दिया कि मैंने 10th क्लास कैसे पढ़ी, है ना। मतलब 10th क्लास में जो हमें बताया गया था वो मुझे आज गलत लग रहा है। क्यों, क्योंकि ज़रा ये डायग्राम को देखो, अभी हमने पढ़ा कि वापस से वाइट लाइट रिटेन करनी है तो ऐसे कर लेंगे, मगर इस डायग्राम को वापस से उल्टा करो, क्या वही स्ट्रक्चर मिल रहा है। देखो ध्यान से, रेड लाइट नीचे आ रही है और वॉयलेट लाइट ऊपर आ रही है, ऐसा तो होता ही नहीं है ना प्रिज्म में, है ना। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अलग या फिर थोड़ा सा गलत लगा मुझे। अब गूगल पे मैंने रिसर्च करी थोड़ी, तो गूगल पे भी मेरे को अलग अलग डायग्राम्स मिले, अलग अलग स्ट्रक्चर्स मिले, अलग अलग पाथ मिले लाइट के, वापस से ऐसा अलग एक और प्रिज्म लगा दिया। तो मगर अभी कितना सही है कितना गलत है वो आगे की बात है, मगर अभी तक के लिए ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है। मगर एनसीईआरटी में यही डायग्राम गिवन है, तो अभी हमें यही डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया तो यही बनाना पड़ेगा, मगर क्योंकि टीचर नंबर नहीं देगा, है ना। तो अभी आप यही पढ़ो, मगर ये गलत है ना, तो ये थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, है ना। ये हमारे पास में है वाइट लाइट। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना या फिर ऐसा होता है हमारे पास में प्रिज्म में। ठीक है, चलो अब मुझे ये समझ में आया कि व्हाइट लाइट जो है वो कौन से सारे कलर से मिलके बनी हुई है, विबग्योर से। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज। अब थोड़े दिनों बाद में मैं आपको फोटोग्राफी से रिलेटेड भी चीजें बताऊंगा। अब ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं तो भाई फोटोग्राफी को क्यों छोड़े, है ना। तो फोटोग्राफी में हमारे पास में जो लाइट पेंटिंग्स होती है या फिर लाइट से आईएसओ से सारे खेल करते हैं, वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो कैसे करते हैं या फिर उन वो फंक्शन कैसे करते हैं, है ना।
अभी तक के लिए अभी तो हम ये पढ़ते हैं प्रिज्म से रिलेटेड। चलो, हमें ये समझ में आया कि प्रिज्म जो था वो व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर रहा था। मतलब व्हाइट लाइट जो है वो कौन से कलर से मिलके बनी है? विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इधर से इधर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज और वेवलेंथ इंक्रीज, इधर से इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज। चलो यहां तक समझ में आया। मतलब कि व्हाइट लाइट विबग्योर से मिलके बनी हुई है। अगर मैं एक एंगल पे या फिर एक टाइम पे सारी लाइट या फिर सारे कलर्स आपके आंखों में डालूं तो क्या आपको व्हाइट दिखेगा? देखते हैं। ये है हमारे पास में न्यूटन्स डिस्क, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क, इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क, है ना। ये क्या है? विबग्योर है, कुछ नहीं, विबग्योर है, सर्कल है या फिर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास में विबग्योर, देखो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, रेड, ये सारे कलर्स है। ऑल दो सीक्वेंस में नहीं है मगर सारे विबग्योर वाले कलर्स है ना। ऐसा कुछ हमारे पास में है, ठीक है। अगर मैं अभी तो हमें सेपरेट सेपरेट दिख रहे हैं ना, सारे कलर सेपरेट कर सक रहे हो। अगर मैं इसको घुमाऊं तो मतलब कि इस पॉइंट पे इतना आरपीएम हो जाएगा या फिर इतना घूमने लग जाएगा कि एक सेकंड में हमारे पास में यहाँ पे वॉयलेट भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, इंडिगो भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, रेड भी आ रहा है। तो सारे कलर्स एक साथ में आएंगे आपके आंखों में तो क्या दिखेगा? व्हाइट दिखेगा ना। तो इसलिए अगर मैं ज्यादा जल्दी जल्दी घुमाऊंगा इसको तो आपको ये व्हाइट दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो देरी किस बात की, चालू करते हैं, है ना। अगर मैं इसको चालू करूंगा देखो तो थोड़ा बहुत व्हाइट जैसा कुछ दिख रहा होगा, है ना। ज्यादा तो व्हाइट दिख नहीं रहा होगा क्योंकि इतना आरपीएम जनरेट कर नहीं पा रहा है, चार्जर है मेरे फोन का इसलिए। बाकी आपको अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा व्हाइट तो दिख रहा होगा, पहले जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, जैसा पहले था हमारे पास में, मतलब कि पूरे सारे कलर सेपरेट दिख रहे थे, अभी तो वो तो नहीं दिख रहा है ना। देखो एकदम वाइटेस्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। अब शायद से आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास में अभी ये जो शूटिंग हो रही है, ये जो वीडियो शूट हो रही है वो हो रही है 30 FPS में। ये जो वीडियो शूट हो रही है वो 30 FPS में शूट हो रही है, इसलिए आपको ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा या फिर इस वीडियो में ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा। मगर मैंने स्नैपचैट में लिया था इसको तो इसमें तो दिख रहा होगा आपको, उसमें ज़्यादा फ्रेम्स पे शूट हो जाता है। अब ज़्यादा फ्रेम्स का लफड़ा या फिर ये ज़्यादा फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा वो कैसे होता है। मगर मेरे आंखों से तो मुझे दिख रहा था कि थोड़ा बहुत वाइट है। अभी मैं आपको कोशिश तो करता हूँ चलो दिखाने की, है ना, कोशिश तो करते हैं। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास में न्यूटन्स डिस्क में, इसको हम न्यूटन्स डिस्क बोलते हैं, ठीक है। अभी तक समझ में आया? अगर आपको इसमें नहीं दिखा हो तो यहाँ पे वीडियो चल रही होगी, स्नैपचैट में लिया था मैंने, उसमें फ्रेम्स पर सेकंड ज्यादा होते हैं। फ्रेम्स पर सेकंड का कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। समझ में आया था कि ऐसा कुछ व्हाइट स्ट्रक्चर बन जाता है क्योंकि सारे एक एक इतनी स्पीड हो गई कि हर एक सेकंड में हमारे पास में वॉयलेट भी आ रहा है, इंडिगो भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, येलो भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है और रेड भी आ रहा है, सारे कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये व्हाइटिश दिख रहा है ना, पूरा व्हाइट तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इतनी स्पीड भी नहीं है ना। ज्यादा स्पीड होती तो प्योर व्हाइट भी दिख जाता, ठीक है। सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। अब यहां तक मुझे समझ में आया। अब मैं आपको बताता हूँ आज के लास्ट टॉपिक से रिलेटेड चीजें जो कि है रेनबो फॉर्मेशन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो कि हम एडवांस सनराइज, डिले सनसेट और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स करने वाले थे वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में भी थोड़ी बहुत चीजें छोड़ देते हैं। अब लास्ट टॉपिक है रेनबो, ठीक है। रेनबो फॉर्मेशन कैसे होता है? रेनबो फॉर्मेशन में भी हमें सारे विबग्योर दिखते हैं ना। तो विबग्योर से रिलेटेड हमने पहला वाला टॉपिक क्या पढ़ा? प्रिज्म। तो मतलब कि रेनबो का प्रिज्म से कुछ रिलेशन है ना। प्रिज्म से कुछ रिलेशन या फिर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है वो प्रिज्म से कुछ रिलेशन रखता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो चल रहा है ना ये।
फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो की मैं सबसे पहले आपको कंडीशन बताता हूँ कि कंडीशंस क्या क्या होती है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहली कंडीशन है कि आपको हमेशा सन के ऑपोजिट खड़ा रहना है। मतलब कि सन अगर यहाँ पे है तो आपको ऐसे खड़ा रहना है, तो आपको आगे रेनबो दिखेगा। ठीक है, ये कंडीशन है। और आपको ऐसा करना है कि रेन के मतलब जो बारिश होती है उसके थोड़ी देर बाद दिखेगा आपको। ठीक है, थोड़ी देर बाद दिखेगा। और सनलाइट जरूरी है ना, सनलाइट जरूरी है। पीछे सन होना चाहिए, आगे आप होने चाहिए, और आगे हमारे पास में रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, ऐसे होगा, आगे सन होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा, मगर कंडीशंस क्या क्या है ऐसी कुछ है। चलो, तो कंडीशंस ऐसी कुछ है। अब प्रिज्म से रिलेटेड था विबग्योर का फॉर्मेशन, और रेनबो में क्या दिख रहा है, विबग्योर का फॉर्मेशन। तो मतलब कि रेनबो का फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू प्रिज्म, है ना। तो अगर मैं हमारे स्काई में प्रिज्म घुसा दूं, या फिर प्रिज्म ही प्रिज्म डाल दूं, तो मुझे रेनबो दिखना चाहिए, है ना, रेनबो दिखना चाहिए। अब प्रिज्म, इतने सारे प्रिज्म इतने बड़े बड़े कांच के मैं ऐसे लगा दूं तो सबके सर फूट जाएंगे ना। तो ये प्रिज्म तो नहीं हो सकता, कुछ और प्रिज्म है। और एक और कंडीशन ऐसी थी कि रेनफॉल के जस्ट थोड़ी देर बाद में होता है। ठीक है, ये कंडीशन थी। तो इसका मतलब ये जो रेन हो रही है उसका रिलेशन है इन प्रिज्म से। ठीक है, इनका रिलेशन है प्रिज्म से। और रेन में क्या होता है, वाटर। ठीक है, और वाटर मतलब रेनफॉल के थोड़ी देर बाद में तो वाटर ड्रॉपलेट्स वेपराइज हो जाएगी, है ना, थोड़ी देर बाद में। और मतलब कि वाटर ड्रॉपलेट्स थोड़ी थोड़ी आकाश में घूमती रहेगी, या फिर आसमान में स्काई में घूमती रहेगी, है ना। तो स्काई में रहेगी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो काम करेगी प्रिज्म का, है ना। तो प्रिज्म का रिलेशन वाटर ड्रॉपलेट से, या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स का रिलेशन है प्रिज्म से। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स काम करती है प्रिज्म की तरह हमारे पास में स्काई में, है ना। तो ये प्रिज्म तो हो नहीं सकता, तो भगवान ने हमारे पास में वाटर ड्रॉपलेट्स को ही प्रिज्म बना दिया, है ना। अब उसमें कैसा कुछ होता है, रिफ्रैक्शन या फिर ऐसा डिस्पर्जन, ठीक है, वो देखते हैं। मान लो यहाँ पे हमारे पास में इतनी बड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट है, अभी बड़ा बता रहा हूँ, इतनी सी होती, बहुत छोटी सी। ठीक है, सो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे मान लो सन है। ठीक है, सनलाइट आई, सन से जो लाइट आती है वो कौन सी होती है, व्हाइट लाइट। ठीक है, ऑल्दो आपको रेडिश भी दिखता है कि सन, मगर बेसिकली सन से व्हाइट लाइट आती है। ठीक है, वो अलग सिनेरियो है, फिर वो अलग चीज है, उनके अलग एक्सप्लेनेशन है क्यों दिखता है रेडिश। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में व्हाइट लाइट आ रही है। ठीक है, तो यहां से व्हाइट लाइट आ रही है, और जैसा कि प्रिज्म से हो रहा था, व्हाइट लाइट अगर मैं प्रिज्म पे डालता हूं तो वो कैसे स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में। तो ऐसे बेंड तो हुई, जाना कैसे चाह रही थी, ऐसे बेंड तो हुई, मगर 7 कलर्स में स्प्लिट होके बेंड हुई भैया। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, चलो यहां तक मुझे समझ में आया। अब कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास में यहाँ पे कैसा हुआ, स्प्लिटिंग VIBGYOR। स्प्लिटिंग तो अभी भी ऐसी हुई, है ना, स्प्लिटिंग तो अभी भी ऐसी हुई। चलो यहाँ तक मुझे समझ में आया। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मेरे को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्शन दिखाना है या फिर इसका फॉर्मेशन दिखाना है, तो थोड़ा सा अलग कर देते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, VIBGYOR। ठीक है, अब यहां तक तो स्प्लिटिंग हो गई। अब प्रिज्म के हिसाब से आगे जानी चाहिए थी, मगर इसमें क्या होता है कि एक फिक्स एंगल पे, मगर मतलब ये जो एंगल होता है ना, एक फिक्स एंगल पे ये जो होता है वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। हर कोई एंगल पे नहीं होता है, एक फिक्स एंगल पे होता है। ठीक है, और यहाँ पे वापस से फाइनल रिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ पे हमें रेनबो दिखता है। ठीक है, ये कौन सा कलर है, VIBGYOR। ठीक है,
यहाँ तक तो समझ में आया हमें। अब व्हाइट लाइट आ रही थी, यहाँ पे स्प्लिट हुई, और अभी देखो अगर ये आगे रिफ्रैक्ट हो जाती तो मुझे आगे दिखता, है ना, आगे दिखता, और सन भी आगे है। ऐसे अगर मैं देखूं तो मुझे सन की लाइट दिखेगी कि इसकी दिखेगी, है ना, तो मुझे इधर नहीं दिख सकता। तो यहाँ पे मैं अगर लाइट डालूं तो अगर ये रिफ्लेक्ट होके मेरे पास से पीछे है तो पीछे सन की लाइट आ रही है ना, पीछे अगर सन की लाइट आ रही है तो सन की लाइट मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती रेनबो देखने से, है ना। तो ये लाइट आएगी, रिफ्लेक्ट होगी तो मेरे पास में मुझे दिख जाएगा रेनबो, है ना। और ऐसी बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है, तो करोड़ों होती है, मगर करोड़ों नहीं दिखती है हमें रेनबो, है ना, करोड़ों तो नहीं दिखती है, एक फिक्स आर्क दिखती है ना, एक फिक्स आर्क दिखती है, और वो जो आर्क होती है ना वो एक फिक्स एंगल पे होती है जिसको हम बोलते हैं 42 डिग्रीज, ठीक है। 42 डिग्रीज का जो ये एंगल होता है, ये हमारे पास में 3D में जो आर्क बनी ना, वो जो आर्क होती है वो होती है 42 डिग्रीज की, है ना। तो ये 42 डिग्रीज का क्या लोचा है, 42 डिग्रीज पे ही ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना। अगर लाइट आई तो अगर 42 डिग्रीज के एंगल पे आएगी तो तभी यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन होगा, बाकी ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस थोड़ी वाटर है, वाटर से एयर में जाएगी, रिफ्रैक्ट ही तो होगी, मगर एक फिक्स एंगल पे हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 12th की बात है, मगर अभी समझ लो कि 42 डिग्रीज पे क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाटर के केस में। चलो यहाँ तक मुझे समझ में आया। तो 42 डिग्रीज के केस में हुआ तो ऐसा कुछ आर्क बना हमारे पास में, सन पीछे, वाटर ड्रॉपलेट्स आगे, आर्क बना कुछ ऐसा सा, ठीक है। कंडीशन समझ में आई। पहला क्या होता है, पहला होता है व्हाइट लाइट का स्प्लिटिंग या फिर व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन, फिर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर होता है हमारे पास में फाइनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तीन कंडीशन या फिर तीन चीजें होती है एक रेनबो के फॉर्मेशन में, एक ड्रॉपलेट से, ठीक है। सन होना चाहिए पीछे, हम होने चाहिए सन के बिहाइंड, और आगे बनता है रेनबो, ठीक है। अब रेनबो बन रहा है, रियल लाइफ में बन रहा है, तो क्यों नहीं करेंगे भाई, बना के देखेंगे, हम तो बनाना चाहिए ना, बना के देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैं छत पे गया था, छत पे थोड़ी सी एक मतलब होल से लाइट आ रही थी, सनलाइट आई, और मेरे पास में यहाँ पे वीडियो में दिख रहा होगा आपको, अगर मैं छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स ही चाहिए ना, तो मैं बना सकता हूँ, है ना, वो तो हम बना सकते हैं ना। तो उससे मैंने बनाई, वो जो स्प्रेयर होता है उससे बनाई, और स्प्रेयर से वाटर ड्रॉपलेट्स डाली और रेनबो फॉर्मेशन हो गया, है ना। कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं हुई, आप भी बना सकते हो, है ना। तो ये होता है हमारे पास में रेनबो फॉर्मेशन। समझ में आया यहाँ तक। अब लेक्चर की लेंथ हो गई है शायद 55 या फिर 50 मिनट्स, तो अभी एंड करते हैं लेक्चर को। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे होता है प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। विबग्योर कैसे होता है, ये स्प्लिटिंग कैसे होती है, ये कलर्स कैसे बनते हैं, कलर्स कैसे दिखते हैं, समझ में आया यहाँ तक। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास में इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलो अब हम चलते हैं, मतलब अभी जो सारे टॉपिक्स है उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से, पढ़ एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना, ठीक है। बाय बाय।